प्रभात। हिंदी की कक्षा में पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बिस्कोहर की माटी के पाठों का प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। तो आइए हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे। प्रश्न संख्या 1, कोइया किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर, कोइया एक प्रकार का जलपुष्प है जो कि उत्तर भारत में गड्ढे वाले स्थान में जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ उग जाता है। इसे कोकाबिली या जलकुमुद के नाम से भी जाना जाता है। कोइया की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से है। क, जहाँ कहीं भी पानी भरा रहता है वहाँ स्वयं ही उग जाता है। ख, यह प्रमुख रूप से शरद ऋतु में अधिक होता है। ग, इसकी गंध अत्यंत मादक होती है। घ, ये चांदनी की तरह दूधिया रंग के होते हैं। इनका रंग अत्यंत आकर्षक होता है। प्रश्न संख्या 2, बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। टिप्पणी कीजिए। उत्तर, बच्चे का अपनी माँ से दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। वह इस प्रकार से है। क, माँ के दूध से बच्चे का विकास। शिशु जन्म लेने के पश्चात भोजन के रूप में माँ का दूध ग्रहण करता है और काफ़ी समय तक माँ के दूध से ही अपना पेट भरता है। उसी से बच्चे का वास्तविक विकास होता है। अतः माँ का दूध नवजात शिशु के लिए अति आवश्यक है। ख, माँ द्वारा शिशु को स्तनपान कराना। संबंधों का आधार। जब माँ शिशु को अपने गोद में लेकर स्तनपान कराती है तो वह कभी सुबुकता है, रोता है, माँ को मारता है, माँ भी कभी कभी मारती है। बच्चा चिपटा रहता है, माँ चिपटाए रहती है। शिशु माँ के पेट पर स्पर्श व गंध भोगता रहता है। इन सब क्रियाओं के दौरान भी माँ शिशु को दुलारती है। वह अपनी स्नेह व ममता से दूर नहीं करती। इस तरह से आजीवन स्नेह व ममता मिलता है और शिशु का विकास होता है। प्रश्न संख्या 3, विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया। उत्तर, विश्वनाथ जब छोटा था कि उसके छोटे भाई का जन्म हो गया। माँ छोटे पुत्र को स्तनपान कराने लगी, जिससे विश्वनाथ को माँ का दूध पीना बंद हो जाता है और वह गाय का दूध पीने को विवश हो जाता है तथा विश्वनाथ की पालन पोषण के लिए कसेरिन दाई को सौंप दिया जाता है। इस प्रकार माँ का दूध छिन जाना और कसेरिन दाई द्वारा पालन पोषण करना विश्वनाथ के लिए अत्याचार है। प्रश्न संख्या 4, गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए। क्या आप भी उन उपायों से परिचित हैं। उत्तर, लेखक ने प्रस्तुत पाठ में बिस्कोहर गांव के ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया है। पाठ में गर्मी तथा लू से बचने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। क, लेखक की माँ गर्मी के मौसम में लू से बचने के लिए उसकी धोती तथा कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध देती थी। ख, कच्चे आमों को विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जाता है, जैसे उसे पकाकर या उबालकर गुड़ या चीनी मिलाकर शरबत पीना, सिर धोना तथा शरीर में लेप लगाया जाना इत्यादि। प्रश्न संख्या 5, लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है। उत्तर, लेखक विश्वनाथ ने निम्न आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है। जब बतख अंडा देने वाली होती है तो वह पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती है। वह अंडों को अपने पंखों के मध्य छिपाए रखती है और वह बड़ी सतर्कता व कोमलता के साथ सुरक्षित रखती है, जिससे किसी भी तरह का नुकसान ना हो। लेखक ने स्वयं की माँ और बतख को ममतामयी बताया है, क्योंकि बच्चों की देखभाल भली भांति करना ममता व स्नेह का ही परिणाम है। प्रश्न संख्या 6, बिस्कोहर में हुई बरसात का जो वर्णन विश्वनाथ ने किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, बिस्कोहर में वर्षा अचानक नहीं होती है।
पहले बादल गरजते हैं और बिजलियां कड़कती हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति एक संगीत उत्पन्न कर रही हो। आसमान में बादल छा जाते हैं, तेज आंधियां चलने लगती हैं। इसके बाद घनघोर वर्षा होती है। भीषण गर्मी के बाद हुई वर्षा से सभी जीव जंतु उल्लासित हो उठते हैं। चारों ओर हरियाली छा जाती है। बरसात के दिनों में मच्छर, जोंक, केचुए, जुगनू तथा कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं। गंदगी व कीचड़ भी हो जाता है। बाढ़ आ जाने से खेत, खलिहान तथा मैदानों में पानी भर जाता है और फिर वर्षा के बाद बिस्कोहर की धरती, आकाश, तालाब आदि निखर उठते हैं। पेड़ पौधे विकसित होने लगते हैं तथा चारों ओर हरियाली छा जाती है। प्रश्न संख्या 7। फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं, कैसे? उत्तर, बिस्कोहर गांव में लेखक के अनुसार फूल केवल गंध ही नहीं देते बल्कि विभिन्न रोगों के उपचार हेतु भी उपयोगी सिद्ध हुए हैं। गांव में फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी इत्यादि से संबंध जोड़ा गया है। फिर घरमंडा नामक फूल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फूल से निकलने वाले दूध को यदि आँख की बीमारी होने पर उसे लगाने से वो बीमारी ठीक हो जाता है। नीम के फूल व पत्ते को चेचक की रोगी के लिए भी उपयोगी माना गया है। बेर के फूल को सूंघने से ततैया का डंक झड़ जाता है। आम के फूलों को भी अनेक प्रकार के रोगों में दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 8। प्रकृति सजीव नारी बन गई। इस कथन के संदर्भ में लेखक के प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताएं स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी कुछ मान्यताएं हैं। ये मान्यताएं आपस में गुथी हुई हैं। जब लेखक 10 वर्ष के थे तो उसने एक स्त्री को देखा था। वह उससे 10 वर्ष बड़े थी। लेखक उसके सौंदर्य में मोहित हो जाता है। एक दिन जब लेखक ने संतोषी भाई के घर गए थे, वहाँ एक जूही की लता लगी थी। उससे आने वाली खुशबू लेखक के अंग अंग में समा गई। लेखक चांदनी रात में लता पर खिले फूलों व चांदनी को देखता है। उससे ऐसा प्रतीत होता है मानो चांदनी जूही के फूलों के रूप में लता में उग आई हो। यहाँ लेखक प्रकृति को जूही, खुशबू, लता तथा स्त्री के रूप में देखता है। उसके लिए ये अलग अलग नहीं है। अतः वह औरत चांदनी के रूप में जूही की लता से प्रतीत हुई है। इस तरह पूर्ण रूप से कहा जाए तो लेखक को प्रकृति से प्रेम था। वह प्रकृति को सजीव रूप में देखते थे। स्त्री भी प्रकृति की तरह सुंदर लगने लगी, इसलिए उन्हें लगा कि प्रकृति सजीव नारी बन गई। प्रश्न संख्या 9। ऐसी कौन सी स्मृति है जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा मिलता है? उत्तर, लेखक ने एक बार गुलाम अली खां साहब की ठुमरी सुनी। ठुमरी की बोल यह थी, अब तो आओ साजन। इस ठुमरी को सुनते समय उस स्त्री की स्मरण हो उठती है जिसके पति मृत्यु की गोद में चले गए हों, लेकिन उसे बस प्रियतम से मिलने का इंतजार है। उसके प्रियतम हर रूप में उसके साथ विद्यमान है। जिस स्त्री पर वे आसक्त थे और अपनी भावनाओं को इजहार न कर पाया था, ठीक उसी तरह यह एक ऐसी स्मृति है जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। धन्यवाद।